हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज की डेट में एक नया टॉपिक है जी, विच इज़ बेस्ड ऑन दी जोल वॉटसन, जो हमारी एक और बुक है सेमेस्टर 5 गेम थ्योरी की जीटी। इसका चैप्टर नंबर 26 हम देख रहे हैं, बेजियन नैश इक्विलिब्रियम क्या है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे हमारा बनता है बेजियन नैश इक्विलिब्रियम क्या। एंड मज़ेदार टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसके करवा दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आपको बेस समझ आ जाए कि मतलब कैसे प्रोसीड करना है। फिर आप सॉल्यूशन मैनुअल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, हैंड रिटन में सारे क्वेश्चन सॉल्व है, चाहे वो जोल वॉटसन है या फिर ऑसबॉर्न है। गूगल ड्राइव पे आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल मिल जाएगा। बिकॉज यार ये बात आप भी समझ सकते हो भाई, एक वीडियो में अगर किताब में 10 क्वेश्चन है, मैं 10 के 10 नहीं करवा सकता, बट मैं उस 10 में से 2-3 करवा सकता हूँ जो एक जैसे कंसेप्ट पे बेस्ड है। लास्ट क्लास हमने फर्स्ट प्राइज़ की देखी, फिर उससे पहले हमने सेकंड प्राइज़ की देखी, एंड उससे पहले जितनी भी क्लासेस है वो सारी एप्लीकेशन पे है। जीटी का जो बैच है एप्लीकेशन पे, ऑल्दो बाय डिफ़ॉल्ट भाई इट्स अ पेड बैच, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलती है। गूगल ड्राइव पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व। बट ये मैं यूट्यूब वगैरह पे इसलिए डाल रहा हूँ, फेस्टिव का दिन है तो भाई चलो थोड़ा हम भी यूट्यूब पर डाल देते हैं। एंड गेम थ्योरी के बार बार मैसेज आ रहे थे, 2-3 वीडियोस डेमो वगैरह शायद मैंने नहीं डाल रखे वाईटी पे। तो बहुत बड़ा काम है ऑसबॉर्न का, जैसे मैं आपको इस वे में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो खैर प्रमोशन करने नहीं आया भाई मैं यहाँ पे, मैं कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ आपको क्या है बेजियन नैश इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, जो इस पर्टिकुलर किताब को, जोल वॉटसन की बुक को ऑसबॉर्न से अलग करती है, या जितना अभी तक हमने पढ़ा वो सारा एक तरफ, वॉटसन का पढ़ना एक तरफ, शेन वॉटसन के पिताश्री दैट इज जोल वॉटसन। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे जो पूरा फंडा है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे। देयर इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, दैट इज द कोर असेंस ऑफ द जोल वॉटसन। अभी से लेके टिल लास्ट, जब तक हमारी ये कथा चलेगी, इस पूरी कथा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब एक पार्टी के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है एज़ कंपेयर टू एनी अदर पार्टी। जैसे आप सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह खरीदते हो, सेकेंड हैंड लैपटॉप हो गया या सेकेंड हैंड गाड़ी हो गई या कुछ भी ऐसा आप खरीदते हो या बेचते हो, दोनों में से कोई भी बात, तो अगर मान लो भाई मैं कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहा हूँ या मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो जो सेलर होगा उसके पास एक एडवांटेज है, क्या पता वो मेरे से इन्फॉर्मेशन हाइड करे, वो मेरे को ना बताए ऑनेस्टली, है ना जी। मेरे को तो नहीं पता ना, क्योंकि गाड़ी उसने चलाई है, चाहे वो चालान के रिगार्डिंग है या डेंट कितनी बार पड़े है, एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, या फिर कोई भी अगर पार्ट है गाड़ी का तो उसके रिगार्डिंग, या कोई लैपटॉप है उसके रिगार्डिंग कि भाई, या फ़ोन हो गया, एनी अदर अप्लायंसेज कोई भी अगर आप देखते हो, तो जिसमें एक पार्टी के पास एडवांटेज रहेगा, तो मतलब देयर इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी तक की जो कथा थी वो क्या थी? वो थी देयर इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अमंग द प्लेयर्स। बट अब क्या है? एक पार्टी के पास ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, इसको बोलते हैं देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। और जब भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसी गिवन इंफॉर्मेशन या ऐसी गिवन गेम्स को क्या बोला जाता है? बेशियन गेम्स। क्या बोला जाता है? बेशियन गेम्स। हाँ जी, क्या बोला जाता है जी? बेशियन गेम्स। वेन एवर देयर इज अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अमंग एनी प्लेयर, सच अ गेम इज नोन एज बेशियन गेम्स। वेन एवर देयर इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो हमारी कहानी अलग थी अभी तक की, मानते इस बात को, है ना जी। एक डेफिनेशन लिख दे छोटी सी, कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड करके, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड। पहले मैं ये सारा बोर्ड पे पढ़ाता था, उससे क्या होता था कि आप लोग बोलते थे भाई जैसे पेपर अब पास आ रहे हैं धीरे धीरे, कि बोर्ड पे न्यूमेरिकल कराया उसका पीडीएफ बना के भेज दो। अब इसमें क्या है कि पीडीएफ साथ साथ बनता रहेगा, साथ साथ गूगल ड्राइव पे अपडेट होता रहता है। गूगल ड्राइव पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड ऑलरेडी चाहे वो ऑसबॉर्न है या वॉटसन है, सबके सॉल्यूशंस है वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो, वो सारे हैंड रिटन मैंने सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन बाकायदा स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप 1 2 3। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे है, ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं देखा दे शुड गेट एन आइडिया कि भाई कैसे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है? प्लेयर्स डू मेक डिसीजंस without knowing everything
about others, like their payoff, their cost, वैल्यूएशन। जैसे हम देख रहे थे ना कि भाई कौन पर्टिकुलर बंदा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितनी वैल्यू रखता है, तो वो हमें नहीं पता। दस whenever there is incomplete information, such games are called as Bayesian games. Bayesian games. Right, Ji? Now, next point. Each player has a type T that represents private information. That represents private information. And player make believe about other players type. Types which is given by probability distribution. ठीक है जी। प्राइवेट इंफॉर्मेशन मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा था, पे ऑफ, कॉस्ट, वैल्यू, हर प्लेयर की एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है एंड वो दूसरे के बारे में अजम्पशन लेके काम चल रहा है और वो किससे हमें गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में गिवन होगा। इतनी बात समझ आती है। प्लेयर चूज स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन their type and belief about others. ठीक है जी। मतलब हम अजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि भाई उस बंदे के पास इतनी कॉस्ट है, उस बंदे के पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए वो आ सकता है। अगर हम मान लो ऑक्शन टेबल पे बैठे हैं तो अब यहाँ पे सारा काम अजम्पशन पे चल रहा है कि दूसरे की मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हाई कॉस्ट फर्म है या लो कॉस्ट फर्म है। माइक्रो के अंदर हम ऐसा बड़ा पढ़ते थे कि वेदर द फर्म इज़ हाई कॉस्टिंग और लो कॉस्टिंग, कि फर्म की कॉस्ट का नेचर कैसा है। तो वैसे ही हम यहाँ पे अजम्पशन लेके काम कर रहे हैं। आप ये नोट कर लीजिए प्लीज़, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। साथ साथ बनाना भैया नोट्स। ठीक है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन इज़ ओवर नाउ, पेपर के दिन पास आ रहे हैं जी। मिड टर्म भी आपके स्टार्ट हो गए होंगे आई गेस। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज। आप इसको पॉज करके भी आराम से बना सकते हो। देखो जी, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेजियन नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ set of strategies one for each player depending on their type. Such that डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ जी, ईच प्लेयर स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज their expected payoff
given their belief about others and given the strategies of others. Right ji? In other words, no player wants to change their strategy after considering their own information and belief. So this is the definition that needs to be right in exam. क्लियर जी? पेपर में आपको ये डेफिनेशन लिखनी है जी, बुक की डेफिनेशन है, बस मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. आप पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है. नोट डाउन आप आराम से कर सकते हो. मैं 5 सेकंड के लिए ऐसे स्टिल छोड़ देता हूँ ताकि किसी को बाद में स्क्रीनशॉट लेके भी टाइप करना है तब भी आप आराम से लिख सको स्क्रीनशॉट लेके भी. नाउ नेक्स्ट इज steps to find Bayesian Nash equilibrium. ठीक है जी. स्टेप 1, टू स्पेसिफाई प्लेयर्स एंड देयर टाइप. जैसे अभी मैं पीछे आपको बता भी रहा था, टाइप का मतलब या तो वो फर्म हाई कॉस्ट है या तो वो लो कॉस्ट फर्म है ना. किसी भी एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो. स्टेप 2, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्लेयर्स कौन है. प्लेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. देन उनकी टाइप मतलब वो किस कॉस्टिंग के रिगार्डिंग है या कोई और अगर हमें कैटेगरी दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखी है, वैल्यू दे रखी है तो वैसे हम देख लेंगे. टू राइट payoff function that depends upon the action and their types. ठीक है, पे ऑफ फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा. स्टेप 3, टू राइट बिलीव मीन्स जैसे मैं आपको अभी पीछे लिखा सारा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ना, तो पहला वाला बंदा दूसरे बंदे के बारे में क्या सोच रहा है वो कैसे पता चलेगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर other players. Step 4, to calculate expected payoff for each possible strategy. Step 5, to find best response for each type and find out strategy that gives maximum expected payoff.
Step 6, equilibrium. The strategies form Bayesian-Nash equilibrium. BNE stands for Bayesian-Nash equilibrium. When all type of players are playing best response. राइट जी. नोट कर लो प्लीज़ अब आप. All noted? ओके. नाउ अब एक छोटी सी बात यहाँ पे समझते हैं जो हमें आगे हेल्प करेगी मेजर बात को समझने के लिए. दैट इज, मान लेते हैं देयर आर टू फर्म्स. ठीक है, टू फर्म्स आर competing with each other and each firm can be high cost or low cost, and each firm knows its own cost, but not about other, and they believe 50% chance that firm is high cost and otherwise मतलब 50% चांस दैट फर्म इज लो कॉस्ट. तो वो बिलीव बना रहा है, मतलब एज्यूम कर रहा है कि दूसरे वाली जो फर्म है मेरी कॉम्पिटिटर वो क्या हो सकती है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो अब लिख रहा हूँ. दिस इज द कोर असेंस. ईच फर्म चूजेस क्वांटिटी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अभी आपको मैं आगे एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वहाँ पे ये बात बहुत होल्ड होगी. बेस्ड ऑन expected profit that forms Bayesian Nash equilibrium, BNE. This point is very important जी. पल्ले पड़ी इतनी बात, बताओ. अब देखो, कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन टाइप, what player knows and strategy depend on, इन फैक्टर्स पे हम क्लासीफाई करते हैं. भाई स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 2 ऑफ ऑसबॉर्न से हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ प्योर स्ट्रैटेजी और इट इज़ मिक्स स्ट्रैटेजी, है ना. तो अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम है. पहला है नैश इक्विलिब्रियम, दैट इज़ वन कंसेप्ट. यहाँ पे कैसी इंफॉर्मेशन होती है, देयर इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अमंग द पार्टिसिपेंट्स और प्लेयर्स, एंड पे ऑफ
knows, हमें पे ऑफ पता होता है, ऑफ ऑल प्लेयर्स। स्ट्रैटेजी किसके ऊपर डिपेंड? प्लेयर्स प्लेस देयर ओन एक्शन। दूसरा कंसेप्ट जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, बेजियन-नैश इक्विलिब्रियम। देयर इज incomplete information, only own type and believe, यही तो लिख रहा हूँ मैं पीछे। each firm can be high cost, knows its own cost but not about others, they believe, है ना। स्ट्रैटेजी किसके ऊपर डिपेंड? प्लेयर्स, ओन टाइप एंड बिलीव। राइट जी, आप ये चार्ट बना सकते हैं, हेल्प करेगा आपको रिकॉल में। ओके, आगे देखते हैं अब। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, let ti is equal to type of player I। टाइप ऑफ प्लेयर आई मतलब हाई कॉस्ट प्लेयर है, लो कॉस्ट प्लेयर है, ठीक है, हाई वैल्यूएशन वाला है, लो कॉस्ट वैल्यूएशन वाला है। जैसे अगर आप शार्क टैंक देखो, वहाँ पे ये बात अनुपम मित्तल जी बहुत बोलते थे कि भाई आप वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हो, वैल्यूएशन की गेम खेलनी है तो आई एम आउट, है ना। तो वही सेम बात है कि आपकी फर्म जो है वैल्यूएशन के पीछे जाती है या किसके पीछे जाती है। सो टी आई मीन्स टाइप ऑफ प्लेयर, एस आई ऑफ टी आई का मतलब जो भी प्लेयर है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो जब भी हम नोटेशन ऐसे लिखेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इट इज स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर आई। अगेन सेम, आई का मतलब इट कैन बी प्लेयर 1, प्लेयर 2, कोई भी। व्हेन देयर टाइप इज टी आई का मतलब प्लेयर हो गया। जैसे प्लेयर 1, अब प्लेयर 1 मान लो लो कॉस्ट प्लेयर है तो वो उसकी टाइप है प्लेयर 1, आई रिप्रेजेंट्स बाय 1 एंड टाइप किससे? लो कॉस्ट से। तो लो कॉस्ट प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी क्या है? सिमिलरली प्लेयर 2 है हमारे पास, वो हाई कॉस्ट वाला है, तो प्लेयर 2 जो हाई कॉस्ट वाला है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्लियर हो गया इस लाइन का मतलब? ओके जी। अब पे ऑफ फंक्शन वो कैसे बनेगा? यूटिलिटी ऑफ प्लेयर आई डिपेंड्स अपॉन स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर आई, कॉमा स्ट्रैटेजी ऑफ माइनस आई, कॉमा टी आई, कॉमा टी माइनस आई। कहते क्या मतलब इसका? देखो ऐसा ही अभी मैंने आपको बताया, आई का मतलब मान लेते हैं 1 है, प्लेयर 1 का यूटिलिटी फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी पे। जब हमें उसकी टाइप पता है वो लो कॉस्ट वाला है या हाई कॉस्ट वाला है, माइनस का मतलब उसके अलावा बाकी सारे, टाइप पता चल गई, माइनस का मतलब उसके अलावा बाकी सारे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पे ऑफ फंक्शन। दिस पर्टिकुलर नोटेशन इज नोन एज पे ऑफ फंक्शन। मीनिंग समझ आया? बताओ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस आई फॉर वैल्यू ऑफ प्लेयर टी आई is known as belief of player I about other types। ठीक है जी, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी फॉर्म में मैं यही कह रहा था ना पीछे जो भी लिखा था, ये रहा। अगर मैं आपको शीट दिखाऊं, ये देखो,
player makes believe about other players type given by probability distribution. तो this means for player I, माइनस का मतलब अदर प्लेयर्स की बिलीव, कि वो क्या बिलीव कर रहा है. जैसे मैं बिलीव कर रहा था अभी पीछे लिखा मैंने आपको 50% चांस है कि वो हाई कॉस्ट है, 50% चांस है वो लो कॉस्ट है, जो मैंने अभी पीछे बात लिखी थी ये वाली. तो वो हो गया आपका बिलीव. आई का मतलब आप उसे वन से समझ लो. प्लेयर वन का बिलीव क्या है कि दूसरे फर्म्स कैसे हैं मार्केट में. आगे देखते हैं जी. अब हम क्या कह रहे हैं, इन बेजियन नैश इक्विलिब्रियम. बेजियन नैश इक्विलिब्रियम में क्या होगा, स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर आई of type of player I belongs to average maximum expected t minus I for player I, उसकी जो टाइप है, utility एस आई डैश एस माइनस आई कॉमा टी माइनस आई कॉमा टी आई कॉमा टी माइनस आई, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये है जी. मतलब स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर आई जो उसकी टाइप है, जो प्लेयर वन आपका या प्लेयर आई जो है लो कॉस्ट का या हाई कॉस्ट प्लेयर है, वो बिलोंग्स, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स एवरेज मैक्सिमम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, यही बोला ना अभी, बिलीफ ऑफ अदर प्लेयर. इसका मतलब फॉर प्लेयर आई की मैं बात कर रहा हूँ, गिवन बिलीव ऑफ अदर. जैसे मैं, मेरी एक फर्म है फर्म ए, आपकी फर्म है बी, तो मैं बोल रहा हूँ फर्म ए एज्यूम कर रही है कि सामने वाली फर्म जो है वो 50% हाई कॉस्ट है. एंड ये फिर आपका वही पूरा जो हमने यहाँ पे लिखा था. ये डैश नहीं होगा, ये पूरा यही है ना, पूरा कॉपी किया मैंने यहाँ. ठीक है, दिस इज ओनली एस आई एंड एस माइनस आई, यही बात लिखी है पूरी पे ऑफ फंक्शन उठा के. ठीक है जी. अब हम आगे क्या कहते हैं, हियर ईच प्लेयर chosen strategy SI जो उसकी टाइप है maximizes expected utility. Now there are certain important points that needs to be keep in mind. First, type क्या है, it is प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेयर, वो हमें पता हो. बिलीव, एक फर्म दूसरे के बारे में क्या सोच रही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी असाइन करना, जैसे अभी हमने किया 50% प्रोबेबिलिटी असाइन टू अदर प्लेयर्स टाइप. दूसरी फर्म का नेचर कैसा है आसान भाषा में. थर्ड, expected payoff, that is average payoff considering probability of types. Fourth, equilibrium. No player can gain by changing their strategy. Of given belief, comma given belief, ऐसे लिखेंगे जैसे can no player can gain by changing their strategy, comma given belief.
राइट जी। सो कंक्लूजन क्या है इससे? नंबर 1, Bayesian-Nash equilibrium is the extended form of Nash equilibrium to games having incomplete information. Second, each player forms believe about unknown factors and chooses a strategy that maximize expected payoff. And in equilibrium, no player wants to deviate considering both their own type and expectation about others. Right जी. So this is the whole summary कि भाई बेजियन क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, हर प्लेयर अपना एक बिलीव बनाता है दूसरे के बारे में। रियल लाइफ में भी तो यही करते हो, दूसरे के बारे में सोचते रहते हो भाई, अपने काम पे ध्यान दे बंदा तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, दूसरा क्या कर रहा है हम इसी में रहते हैं। थर्ड, इक्विलिब्रियम में नो प्लेयर वांट्स टू डेविएट, कोई भी इक्विलिब्रियम में डेविएट करना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि मैं पिछले इतने समय से गेम थ्योरी में ये श्रृंखला जब से चल रही है तब से बोल रहा हूँ भाई, अगर एक चीज़ बढ़ जाती है तो क्या होगा। जैसे कल भी हम देख रहे थे ना, सेकंड प्राइज़ एंड फर्स्ट प्राइज़ में। अब आप इसे आराम से नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़, मेरे को और भी काम करवाना है, ऐसे ना टाइम पे हो नहीं पाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से लिखते रहना, नहीं तो मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा ग्रुप पे, इसको पीडीएफ बना के या ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अब एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। देखो, कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, रैंडमाइजेशन, what player knows, and key condition। ठीक है जी। नैश इक्विलिब्रियम, ये अभी ये मैंने पीछे भी लिखा था, कंप्लीट है ना। एंड रैंडमाइजेशन मतलब या तो प्योर स्ट्रैटेजी है या तो मिक्स स्ट्रैटेजी आता है। एवरीवन पे ऑफ इज नोन, and each action is best response। Mixed strategy,
equilibrium, information is complete, by default है mixed strategy है तो mixed, सेम बात, and here indifference between mixed action, वही लेते थे ना आप कि भाई प्लेयर 1 ए चलने की प्रोबैब क्या है, बी चलने की प्रोबैब क्या है. बेजियन नैश इक्विलिब्रियम इनकम्प्लीट है ना. अब तो आप खुद भी पढ़ सकते हो. इट कैन बी प्योर, इट कैन बी मिक्स्ड, ओन टाइप ओनली. Each type strategy is best response in expectation. लीजिए, आई होप ये पूरा 1 फ्रेम पे आ जाए तो आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाओ. क्लियर जी? कोई दिक्कत परेशानी टिल दिस? आगे देखिए. नाउ अब थोड़ा हम अपनी बुक पे चलते हैं. दैट इज, देखो चैप्टर 26 है. इसमें से भाई पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ. ठीक है, ड्रॉ दी नॉर्मल फॉर्म. पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इस पर्टिकुलर को ट्री डायग्राम को कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में एंड उसका बेजियन नैश इक्विलिब्रियम निकालो. जो बातें अभी हमने लिखी थियोरेटिकल में वैसे अब इसको न्यूमेरिकल वाइज देखते हैं. जैसे एक ही आपको ट्री डायग्राम बना के देगा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है. क्या पता पेपर में यही आ जाए सवाल. इसको तो भाई मैंने यहाँ पे कर भी रहा था, किसी का डाउट था ये समझाने के लिए. ये तो अब भाई रट्टा मार के चले जाना, सॉल्व है, क्या पता पेपर में यही आ जाए. एक क्वेश्चन तो आएगा ना इस चैप्टर से, या तो ये आएगा या फिर आपका 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं. एक क्वेश्चन 7 मैंने आपको बताया ये वाला, मुझे उम्मीद है क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसलिए. और एक और है इसका क्वेश्चन नंबर 4 कूर्नॉट. ये 2 क्वेश्चन हम देखेंगे, कोशिश करते हैं दोनों हो जाए. राइट जी. अब देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, आप उसे पढ़ लेना कि वो क्या कह रहा है, बट मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्वेश्चन 7 क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन 7 कह रहा है एक बंदा है जिसका नाम है नेचर. ठीक है, मेरे को यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3. एक सी की वैल्यू है 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाय डिफॉल्ट है 1/3. देन प्लेयर 2 विल डिसाइड कि वो क्या चलेगा. एंड प्लेयर 1 के पास 2 ऑप्शन है ए एंड बी. एंड इसका पे ऑफ मैट्रिक्स क्या 0 1 1 0 1 0. एंड देखो कितना दिया था इसने यहाँ C,1 है ना, और हमें यहाँ पे देखो क्या बोला है इट इज़ अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. अब आपको समझ आ गया होगा भाई इनकम्प्लीट, ऑल्दो नीचे से देख के पता चल रहा है बेजियन का काम है, बट ऊपर से हमें क्लियर कट पता चल रहा है. कहते हैं नेचर सेलेक्ट द टाइप C ऑफ प्लेयर 1 विद C इज इक्वल टू 2 हैविंग द प्रोबैब इतना 0 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है. प्लेयर 1 ऑब्जर्व C, ही नोज हिज ओन टाइप. हाँ जी, बट प्लेयर 2 डज नॉट ऑब्जर्व C. तो ये इनकम्प्लीट है, एक प्लेयर के पास इंफॉर्मेशन है दूसरे के पास नहीं है जी. देन द प्लेयर मेक साइमल्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट चॉइसेस एंड रिसीव द पे ऑफ एज गिवन बिलो. तो मतलब C की जगह फिल क्या करना है. अब यहाँ पे आपकी 2 मैट्रिक्स बनेगी, एक बनेगी फॉर C इज इक्वल टू 2, एक बनेगी फॉर C इज इक्वल टू 0, है ना. क्योंकि हमें दोनों दिखाना है तो हम एक पे तो दिखा नहीं सकते, इसलिए 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, C 0 के लिए और C 2 के लिए. यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया.
इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं भाई। ओन बिलीव पता है, दूसरे की टाइप के बारे में हम अजम्पशन लेंगे, बिलीव लेंगे कि कितना है, एज्यूम कर रहे हैं। एक के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे के पास कम है। सवाल समझ आया? तो मेरी यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2,1। फिर एक और बनाऊंगा मैं। प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रैटेजीज है, ए एंड बी, एंड प्लेयर 2 के पास एक्स एंड वाई। कितनी वैल्यूज़ है देखो, ये तो सेम रहेगा 0 1 1 0, ये 1 0, एंड ये कितना आ जाएगा 0 1, है ना। पहले सी को 2 डाला था, अब सी को 0 डाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजीज इन बेजियन नॉर्मल फॉर्म। अब बेजियन नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रैटेजीज कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। देखो प्लेयर 2 के पास क्या है, इसके पास तो 2 प्योर स्ट्रैटेजीज है। कौन सी स्ट्रैटेजीज को कैसे लिखते हैं, एस एंड 2, क्योंकि प्लेयर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए करली ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा एक्स कॉमा वाई। जैसे आप वो अपना वो टॉपिक पढ़ते हो ना, सेट्स रिलेशन फंक्शंस, वैसे। अब प्लेयर 1 की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि देखो प्लेयर 1 क्या है, इन्फॉर्म्ड प्लेयर है ना, उसको पता है इंफॉर्मेशन, एंड ही नोज हिज टाइप। वो इन्फॉर्म्ड पर्सन है और उसको अपनी टाइप पता है, तो उसके पास कितनी स्ट्रैटेजीज है, 4 स्ट्रैटेजीज है। कितनी स्ट्रैटेजीज है जी, 4। कहते कैसे 4 हुई, देखो क्योंकि उसके पास 2 ऑप्शन है ना, सी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0। तो अगर पहली वैल्यू क्या बनेगी, ये ए बनेगा, जब सी 2 है तो क्या होगा, जब सी 0 है तो क्या होगा। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए डैश वाई डैश, क्योंकि एक C2 का एक जब सी की वैल्यू 0 है। तो प्लेयर 1 will play A when C is 2 and player 1 will play A dash when C is 0, है ना। फिर क्या बनेगा, A B डैश, क्योंकि उसके पास 2 ही ऑप्शन है A B, बट उसके पास ये वाले भी तो है, जब C की वैल्यू 0 होगी तो क्या चलेगा। तो सिमिलरली प्ले A when C is 2, B डैश मतलब when C is 0। अब समझ आ गया कैसे 4 बना। फिर बी ए डैश मतलब यहाँ का बी उठाया, यहाँ का ए उठाया, फिर यहाँ का बी देखेंगे, यहाँ का बी देखेंगे। तो कब, प्ले बी व्हेन सी इज 2, ए डैश व्हेन सी इज 0, बी बी डैश मतलब प्ले बी व्हेन सी इज 2, बी डैश व्हेन सी इज 0। ये कहानी समझ आ गई कि कैसे काम किया जी यहाँ तक। So these are the strategies in Bayesian normal form. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्ट्रैटेजीज आ गई। एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे आता है भाई, प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, वैल्यूज आपको पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, अगर C2 है तो उसकी प्रोबैब कितना है 2/3, अगर C0 है तो उसका प्रोबैब कितना है आने का 1/3। भाई अगर मान लो 1/3 ना भी दिया होता पेपर वाले में तो हम निकाल सकते थे ना, जब हमें एक की प्रोबेबिलिटी पता है। एंड वी नो डैट, ये बात पाकिस्तान में भी पता होगी, क्या पता थोड़े बहुत लोगों को, कि भाई सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। तो हम ये निकाल सकते हैं गलती से, अगर उन्हें भी पता हो। ये बात सारे ही जानते हैं, है ना जी। अब इनका पे ऑफ बनाते हैं। देखो प्लेयर 1 कैसे चलेगा, प्लेयर 1 का नीचे है, प्लेयर 2 का ऐसे है। तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा कॉम्बिनेशन वो कैसे लिखूंगा, ए डैश, फिर आपका क्या था ए बी डैश, ये जो ऊपर लिखे थे, फिर क्या था बी ए डैश, फिर क्या था बी बी डैश। प्लेयर 2 के क्या है एक्स एंड वाई, राइट जी। अब हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है, क्या क्या वैल्यूज है देखो, ए डैश पे कितना है 0,1, फिर कितना था ये 1,0। बट यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 × 2/3, फिर अगर वैल्यू 0 है 1/3, तो क्या होगा, ए बी डैश पे कितना आएगा बताना ज़रा। इफ़ सी इज़ 2 तो उसकी प्रोबैब कितनी है 2/3, तो मतलब इट इज़
1/3 कॉमा 2/3, और यहाँ पे 2/3 कॉमा 1/3। बी ए डैश पे कितना आएगा 2/3 कॉमा 1/3, 5/3 कॉमा 2/3, एंड दिस विल बी 10 बी बी डैश पे, और ये 4/3 कॉमा 1। भैया आई नो आप आराम से कर लोगे, वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी पता है, जैसे एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं मिक्स स्ट्रेटजीज में जो आप करते हो वही सेम काम यहाँ किए। क्लियर? अब देखो आगे, ये नोट कर लो आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। देखो जी आगे, अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है बेस्ट रिस्पॉन्स, टू फाइंड बेस्ट रिस्पॉन्स। अब कैसे आएगा, देखो अगर मैं बोलता हूँ इफ़, ये पेपर में लिखना है आपको इसलिए लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, इफ़ प्लेयर 2 प्लेज एक्स, तो प्लेयर 1 क्या करेगा, प्लेयर 1 एक्सपेक्टेड पे ऑफ बाय रो आर, क्योंकि प्लेयर 1 रो वाइज चल रहा है तो उसका कितना बनेगा पे ऑफ, बताना ज़रा एक बार। ए डैश कितना था 0, फिर बी ए डैश है ना हमारे, कितना है बी ए डैश 2/3, देन बी बी डैश दैट इज 1, और कितना आता है 2/3 हो गया, 1 हो गया, 1/3 रह गया। मतलब ये वैल्यूज, ये वाली 0, 1/3, 2/3, 1। अगर प्लेयर 2 एक्स चलता है तो प्लेयर 1 का बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ कहाँ से मिलेगा, इनमें से। देखो मैंने यहाँ लिखा था ना प्लेयर 2 का एरो नीचे एंड प्लेयर 2 का ऐसे, दिस इज फॉर द प्लेयर 1 एंड दिस इज फॉर प्लेयर 2। कितना बनता है 1 बनता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वही है, सो दिस मीन्स बेस्ट पे ऑफ इज 1 एंड विच इज बेस्ट रिस्पॉन्स, कितने पे बी बी डैश पे। तो प्लेयर 2 अगर एक्स चलेगा तो प्लेयर 1 के लिए बेस्ट क्या है चलना, बी बी डैश, क्योंकि सबसे ज़्यादा पे ऑफ उसे वहीं से मिल रहा है। ये तो बात समझ आती है ना भाई, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वही बंदा प्ले करना पसंद करेगा। सिमिलरली इफ प्लेयर 2 प्लेज वाई, तो प्लेयर 1 का पे ऑफ कितना होगा, प्लेयर 1 एक्सपेक्टेड पे ऑफ, ज़रा चेक करो जी। देखो 1 है, 2/3 है, 5/3 है, 4/3 है, कितना बनेगा उसका 5/3। सो बी ए डैश equal to 5/3 is the best payoff. So player 1 will prefer to play B A dash. Player 1 will play B A dash. कब, जब प्लेयर 2 Y चलता है तो प्लेयर 1 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बी ए डैश पे है। अगर प्लेयर 2 X चलता है तो प्लेयर 1 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बी बी डैश पे है। मानते हो जी? क्लियर हुआ? क्या काम किया एक बार रिपीट कर दूँ स्टार्टिंग से। हमारे पास स्टार्टिंग डिसीजन नॉट थी नेचर पे, हमें बोला गया प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रैटेजी है ए एंड बी, प्लेयर 2 के पास 2 है एक्स एंड वाई, बट प्लेयर 1 हैज़ एडवांटेज ओवर द इंफॉर्मेशन कि अगर जो मिसिंग वैल्यू है सी, उसकी वैल्यू अगर 2 होती है तो प्रोबेब इतना है, 0 होती है तो इतना है। तो प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजीज डाइवर्सिफाई हो गई। वो डिपेंड करता है अगर C2 आएगा तो मैं क्या चलूँ, C0 होगा तो मैं क्या चलूँ। तो हमने यहाँ पे उसकी स्ट्रैटेजीज बना दी, फिर हमने इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है अगर 2 इतना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पे ऑफ मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिए जी, राइट।
फिर हमने बताया कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या बनेगा। यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब ये तो प्लेयर 1 की वैल्यूज आ गई। अब प्लेयर 2 के लिए निकालें। फॉर प्लेयर 2, प्लेयर 2 क्या पसंद करता है, कैसे करेंगे? इफ प्लेयर 1 चूजेस बी ए डैश, तो प्लेयर 2 का पे ऑफ कितना है बताओ? कितना आ रहा था उसका 2/3 पे? 1/3। एक्स की वैल्यू 1/3 और वाई कितना आ रहा है 2/3। ये रही हमारी टेबल। एक्स की वैल्यू 1/3, वाई की वैल्यू 2/3। क्योंकि सेकेंड वाली वैल्यूज़ किसकी है? प्लेयर 2 की। हमने बोला प्लेयर 2 का बेस्ट क्या होगा। देखो प्लेयर 1 का बेस्ट क्या आ रहा था, यहाँ पे बी ए डैश आ रहा था जो अभी हमने निकाला फर्स्ट में, ये रही वैल्यू। तो अगर प्लेयर 1 बी ए डैश अपना बेस्ट चलता है तो प्लेयर 2 का कितना बेस्ट बनेगा? 1/3 एंड 2/3। एक्स की वैल्यू पे 1/3 है, वाई की वैल्यू पे कितना है 2/3 है। इस पर्टिकुलर रो में आप देखो एक्स की वैल्यू 1/3, वाई की वैल्यू 2/3। तो प्लेयर 2 के लिए बेस्ट क्या है चलना? 1/3 और 2/3? 2/3, क्योंकि वो वैल्यू ज़्यादा है। सो देयरफॉर वाई इज बेटर। क्लियर हुआ जी कैसे किया? रिपीट करूं? देखो आपने सबसे पहले प्लेयर 2 का देखा। अगर प्लेयर 2 एक्स चलता है तो प्लेयर 1 का कितना पे ऑफ है। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस है, इनमें से बेस्ट क्या था? 1 था, वो हमने देख लिया। सिमिलरली इसमें आए, इनमें से बेस्ट क्या था? 5/3 था, तो हमें वो ऑप्शन मिल गया कि मतलब बी बी डैश और दूसरा आपका दैट इज बी ए डैश। ये हमारे ऑप्शन आ गए। फिर हमने क्या बोला कि आपका प्लेयर 2 के लिए बताना है। तो कैसे पता चलेगा? प्लेयर 2 एक्स चले वाई चले, हाउ आई विल डिसाइड? हमने देखा भाई प्लेयर 1 का बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहला बी ए डैश है। इस पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेयर 2 के एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू है 1/3, वाई की वैल्यू है 2/3। तो कौन सा बेटर हुआ? 2/3। तो देयरफॉर प्लेयर 2 विल प्रेफर टू प्ले वाई। राइट जी। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन क्या था इसका बेस्ट? बी बी डैश, ये है ना। इफ प्लेयर 1 चूजेज बी बी डैश, तो प्लेयर 2 का पे ऑफ कितना आ रहा है? मतलब प्लेयर 2 का एक्स एंड वाई कितना आ रहा है उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग? बी बी डैश 0 एंड 1। एक्स 0 है, वाई 1 है, उस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो कौन बेटर हुआ? 0 और 1? 1। तो मतलब प्लेयर 2 क्या पसंद करेगा? वाई। अगेन सेम, वाई इज बेटर। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? प्लेयर 1 चाहे अपना बी ए डैश चले या बी बी डैश चले, भाई तू कुछ भी चल ले, मैं तो वाई ही चलूंगा, मैं तो वाई ही चलूंगा। ये बात समझ आई जी? हाँ जी। सो मैं यहां से बता सकता हूं द गेम हैज यूनिक, कैपिटल वर्ड में लिख रहा हूं, यूनिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम। बेजियन नैश इक्विलिब्रियम कौन सा? बी ए डैश कॉमा वाई। क्योंकि उसका बेस्ट पे ऑफ कितना है? 5/3 और इसका कितना है? हाँ जी, उसका कितना है? 5/3। और यहाँ पे हमारा बेस्ट कितना आ रहा था इसका? दैट इज दिस वन, वाई की वैल्यू। तो द गेम हैज यूनिक नैश इक्विलिब्रिया, बेजियन। सॉर्टेड? आगे देखिए। So this is your question.
ये समाप्त हो गया जी। अब यहाँ पे एक और, जैसे मैंने आपको बताया, विच आई एम टेकिंग, दैट इज दिस वन क्वेश्चन। कूरनॉट गेम का द ओनली रैशनलाइजेबल स्ट्रैटेजी इज द बेजियन नैश इक्विलिब्रियम, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो जी, पहले थोड़ा सा हम इसका फ्रेमवर्क सेट कर लेते हैं। मॉडल, it is two firm Bayesian Cournot model. Step 1, we have inverse function, मतलब प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में a माइनस क्यू, और ये बात आप जानते हो, दिस इज मार्केट क्वांटिटी। तो मार्केट क्वांटिटी क्या आती है? इट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी, और टू फर्म की बात कर रहा हूँ तो इसलिए Q1 एंड Q2, और A इज द इंटरसेप्ट विच इज मोर देन 0, राइट जी। दिस इज अ स्टेप 1। ये हम खुद फॉर्मुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसने बस मेरे को एक लाइन दी है। स्टेप 2, या इसी को पहले हम सारा मर्ज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन लेकर मैं, मतलब दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, या जो हमें लेके चलनी है। फर्म आई हैज प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट CI, MC किससे रिप्रेजेंट है? C से, फॉर फर्म आई, एंड ईच फर्म चूजेज आउटपुट QI मोर देन और इक्वल टू 0। देखो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता रहा था, अगर आप थोड़ा सा उस पे आओ पुराने पे, मैंने वहाँ पे एक बात आपको लिखवाई भी थी, ये रहा। ईच फर्म चूजेस क्वांटिटी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दैट फॉर्म द बेजियन नैश इक्विलिब्रियम। अब इसका समय आ रहा है इस बात का, वही बात यहाँ लिखी है। ईच फर्म चूजेस आउटपुट QI मोर देन 0 and firm I observes CI but not cost of other firm which is represented as CJ। CJ मतलब सेकेंड फर्म की कॉस्ट, उसे वो नहीं पता। and expectation are represented as EC। प्रॉफिट कैसे बनेगा ऑफ फर्म आई? एक फर्म के लिए अगर काम होता है तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ फर्म आई इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ फर्म आई, कॉस्ट ऑफ इट्स ओन एंड कॉस्ट ऑफ अदर फर्म, है ना जी। तो कैसे हम लिखेंगे? PQ माइनस CI इंटू में QI। अब आप PQ की वैल्यू पता है A माइनस Q, उसको डाल दो एंड साथ में एक्सपैंड भी कर दो, क्योंकि ये 1 एंड 2 है, मतलब IJ के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहने से इट इज़ A माइनस QI माइनस QJ माइनस CI इंटू में QI। दिस इज माई प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म आई। J के लिए वाइसा वर्सा हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे। तो सिमिलरली इट इज सिमेट्रिक फॉर फर्म J। नाउ स्टेप 2, ये सारा गिवन इन्फॉर्मेशन थी, या जो हमें अजम्पशन लेके चलना है, क्योंकि पेपर वाले ने बस एक ही बात बोल दी, वन लाइनर, कि भाई ये कूरनॉट का बेजियन इक्विलिब्रियम, आप बताओ क्या होगा इन अ केस ऑफ टू फर्म। स्टेप 2 इज फर्स्ट पॉइंट, सिंस फर्म आई डज नॉट नो CJ, मतलब उसको दूसरे फर्म की MC नहीं पता, मार्जिनल कॉस्ट, सो इट फॉर्म्स अ बिलीव, जैसे हम अभी तक बोल रहे हैं, अबाउट ओपोनेंट आउटपुट। ठीक है, उसे उसकी कॉस्ट नहीं पता, तो उसने अज्यूम कर लिया कि भाई उसका मार्केट शेयर में आउटपुट कितना बनेगा, एंड वी आर सेइंग इट इज easy to assume
opponent output is represented by mu expected value of Q for the CJ। ठीक है, दूसरे फर्म का जैसे मैंने आपको बताया ना, ये री लाइन जो यहाँ लिखी थी एक, चूजेज द आउटपुट, तो हम ये बोल के चल रहे हैं कि हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता, तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो मार्केट में कितना बनाता होगा। जैसे कई बार पता चल जाता है ना कि यार इसकी दुकान कितनी चलती होगी, भले ही हमें उसके एक्सपेंस नहीं पता, बट हम ये बोल देते हैं कि भाई साथ वाला, अगर आप किसी वहाँ पे जाओ, गफ़ार मार्केट टाइप, नेहरू प्लेस टाइप या चांदनी चौक, जो आसपास के दुकानदार वाले होते हैं, इतना तो वो ऑब्जर्व कर ही लेते हैं, भाई दिन में इसके 10 ग्राहक तो हमने देख लिए, तो मतलब ये बंदा महीने का इतना तो कमा लेता होगा। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है, और उस ओपोनेंट के आउटपुट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ फर्म जे फॉर द कॉस्ट ऑफ इट्स विल बी इक्वल टू म्यू। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अब। इफ फर्म आई with type CI assumes that opponent will produce in expectation, that is mu, then the profit will be, मतलब अगर फर्म आई की जो हमें एमसी, उसको तो अपनी एमसी पता है कि कितनी है मार्जिनल कॉस्ट, एज्यूम कर लेता है कि ओपोनेंट उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना मैंने एज्यूम किया है, तो प्रॉफिट क्या होगा। मतलब आई एम सेइंग मुझे इसकी वैल्यू पता है कि जैसे मैंने आपको बताया दिन में 10 ग्राहक आते हैं, महीने में भाई वो 500 यूनिट बेच देता है, क्योंकि आउटपुट की बात है ना, इसलिए मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ कि भाई 500 यूनिट बेच देगा, तो मेरे को उसका पता है कि अगर वो 500 यूनिट बेचेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। इफ़ द अदर फर्म इज सेलिंग एन आउटपुट ऑफ 500, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मुझे उसकी कॉस्ट नहीं पता, बट मैं उसके एक आउटपुट पे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि अगर वो 500 यूनिट बेचता है मेरा प्रॉफिट कितना होगा। भाई जैसे हमारी कोचिंग में यार, ये सामने वाला भाई 20 बच्चे पढ़ा रहा है, तो मतलब अगर ये सामने वाला 20 बच्चे पढ़ा रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये हम यहाँ पे सेम लगा रहे हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या बनेगा जी आपका यहाँ, पाई आई फॉर द ओन आउटपुट ऑफ फर्म आई एंड फॉर इट्स ओन कॉस्ट। देखो पहले क्या था, कॉस्ट ऑफ जे थी, बट वो हमने इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया कि हमें वो नहीं पता, बट हमें पता है कि उतनी कितनी कॉस्ट लगेगी उसकी 500 यूनिट को बनाने के लिए। तो 500 यूनिट ऑफ आउटपुट, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगती होगी ना जब वो आउटपुट बना रहा है 500 का, तो वो हमने उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया जी। विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी जे ए माइनस क्यू आई माइनस क्यू जे माइनस माई ओन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई क्यू आई। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। ई सी जे हमने कितना लिया था, म्यू लिया था, तो कहने से इट इज़ ए माइनस क्यू आई माइनस क्यू जे, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू इंटू में क्यू आई। राइट जी। अब लेट अस से ट्रीटिंग म्यू एज फिक्स्ड, नाउ इसको फिक्स ले लेते हैं म्यू को, तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट वी आर सेइंग क्यू आई इज मोर देन 0, है ना। अब तो सिंपल डेरिवेटिव करना है, मोटा मोटा काम तो हो गया। तो कहने से डेल पाई आई विद रिगार्ड टू डेल क्यू आई कितना बनेगा, ए क्यू आई का डेरिवेटिव मतलब ए माइनस 2 QI माइनस म्यू इज कांस्टेंट एंड माइनस सी आई। सी आई नहीं आया यहाँ पे, इट इज़ माइनस सी आई। ये
माइनस सी आई। ये वैल्यू लिख देना जी प्लीज़, मेरे से स्किप हो गई यहाँ। अब बराबर ज़ीरो कर दो, सॉल्व कर दीजिए। तो क्यू आई कितना बना आपका, ए माइनस म्यू माइनस सी आई अपॉन में 2। ये आउटपुट आ गया फर्म आई का। सिंपल है। अब हम क्या कहते हैं भाई, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विच गिव्स द बेस्ट रिस्पॉन्स। इसी को तो बेस्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं जो अब मार्केट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। सो द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सी एंड म्यू विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, एक ज़ीरो है एंड एक कितना है आपका क्यू आई, मतलब ए माइनस म्यू माइनस सी आई अपॉन 2। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए भाई, प्रॉफिट इज कॉन्केव इन नेचर इन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। प्रॉफिट कर्व कैसे बनती है, कनकेव बनती है। मार्केट की क्लास में हमने ये अच्छे से पढ़ा, ये तो जस्ट प्रॉफिट की बात आ गई इसलिए मैंने लिख दी। तो हमें इससे क्या पता चल गया, फ्रॉम दिस वी गेट फॉर ईच म्यू, भाई म्यू क्या था याद रखना, इट इज अ एज्यूम कि ओपोनेंट कितना बनाता है। फॉर ईच म्यू द बेस्ट रिस्पॉन्स इज यूनिक फॉर एवरी टाइप सी। टाइप सी, दिस इज नॉट चार्जर टाइप सी वाला, टाइप सी मतलब कॉस्ट। भाई फोटो ले लो इसकी। आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करें, स्टेप 3 नाउ, दैट इज द सिमेट्रिक Bayesian-Nash equilibrium as fixed point. That means in a symmetric Bayesian-Nash equilibrium, the expected output, that is mu, must be equal, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको याद रखना, must be equal to actual expected output when every firm follows QC। ठीक है जी, कहने का अर्थ, क्योंकि हमने बोला था ना बाय सिमेट्रिक, हम यहाँ पे फर्म आई का कर रहे हैं, फर्म जे का ऑटोमेटिक सिमेट्रिक बनेगा। द एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमने एज्यूम किया था, जो मैं 500 यूनिट की बात कर रहा हूँ, इट मस्ट बी इक्वल टू द एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो बराबर होना चाहिए तो ही जाके मेरी बात होल्ड करेगी। राइट जी। तो इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी क्या आ गई, स्ट्रैटेजी विच इज QC must satisfy fixed point condition, that is QC is maximum of, एक वैल्यू ज़ीरो मिलती है, दूसरी a माइनस म्यू माइनस सी अपॉन 2 मिल रहा था, एंड म्यू मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ QC। तो कहने से म्यू की जगह QC इज इक्वल टू a माइनस म्यू बाई 2। अब इसकी जगह ये डाल दूँ, यहाँ से QC आया,
इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मतलब म्यू इज इक्वल टू ई क्यू सी। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है आपका ये ए माइनस म्यू माइनस सी अपॉन 2। सॉल्व कर दो जी, कितना बनेगा ए माइनस म्यू माइनस ई सी अपॉन में 2, ये ऊपर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ म्यू विल बी इक्वल टू ए माइनस म्यू माइनस ई सी, दैट इज इम्प्लाइज 3 म्यू इज इक्वल टू ए माइनस ई सी। तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ कॉस्ट अपॉन में 3, ये म्यू आ गया आपके पास। थोड़ा सा लेंदी काम, बट एक बार अपने हाथ से करोगे ना आप तो आराम से चीज़ें समझ आएगी। अब देखो मेरे पास म्यू है और हमारी बेजियन नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी क्या है, ये है ना, दिस इज नोन एज बेजियन नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी। मैंने क्या काम किया, जो QC की वैल्यू आई उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट में डाल दिया ताकि मुझे म्यू पता चल जाए कितना होना चाहिए फॉर द गिवन कॉस्ट। तो वहाँ से मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाल दिया। अब मेरे पास म्यू पता है, यहाँ पे देखो क्या नहीं पता था, ए पता था हमें, कॉस्ट पता थी, जो पीछे लिखा अगर मैं आपको वो दिखाऊं, हमने क्या क्या लिखा था, क्यू हमें पता है, प्राइस हमें पता है, ए हमें पता है, इट इज़ अ इंटरसेप्ट दैट इज मोर देन 0, सी आई इज द कॉस्ट। क्या नहीं पता था, यहाँ म्यू नहीं पता था, तो म्यू हमने फाइंड कर लिया कि कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट की वैल्यू। अब क्या करो, इसको यहाँ पे प्लग कर दो। तो अगर इसको मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, मैं इसको फ्रेश पेज पे लिखता हूँ, दैट विल गिव मी क्यू सी ए माइनस सी माइनस म्यू अपॉन में 2 विल बी इक्वल टू ए माइनस सी माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, ए माइनस ई सी अपॉन में 3 अपॉन में 2। तो मेरे पास यहाँ पे क्यू सी कितना आया, क्यू सी आया 2A प्लस एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस 3C बटे में 6। दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन आई है, यूनिक सिमेट्रिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम, हैंस प्रूव्ड फाइनली। यही तो हमें बताना था, यूनिक सिमेट्रिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम क्या है कूरनॉट के केस में। देखो आ जाते हैं वापस, बंदे ने डेमोन्स्ट्रेट दैट, भाई वर्ड देखो कितना प्यारा यूज किया, डेमोन्स्ट्रेट दैट। अबे भाई लंका लग गई सॉल्व करने पे हमें इस पे। फॉर द कूरनॉट गेम डिस्कस इन दिस चैप्टर द ओनली रैशनलाइजेबल स्ट्रैटेजी इज द बेजियन नैश इक्विलिब्रियम। यही तो बताया हमने, और क्या बताया इतनी देर से, यही तो हम गाना गा रहे हैं भाई, यही तो लिख रहा था मैं, बेजियन नैश इक्विलिब्रियम सिमेट्रिक स्ट्रैटेजी क्या है आपकी। Clear? So this is the unique symmetric Bayesian Nash equilibrium in the context of Cournot. अब एक छोटी सी समरी बना दूँ, देखो काम हमारा हो चुका है, एक समरी बना देता हूँ छोटी सी ताकि आपको याद रहे। मॉडल हमारा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, जो हमने स्टेप 1 में लिखा, इनवर्स डिमांड फंक्शन इज ए माइनस क्यू, है ना जी। सेकंड, प्रॉफिट फंक्शन कैसे लिखा है हमने, ऑफ फर्म आई, क्योंकि सिमेट्रिक चलेगा जे के लिए, ए माइनस क्यू आई माइनस क्यू जे माइनस इट्स ओन कॉस्ट इनटू में क्यू आई। प्रॉफिट फंक्शन के बाद हमने क्या निकाला, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सी कॉमा यू, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0 कॉमा जो वो आ रही थी ए माइनस म्यू माइनस सी बाई 2। फोर्थ, म्यू की वैल्यू निकाली ए माइनस ई सी बाई 2। फिफ्थ, क्यू सी निकाला कितना, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, 2A प्लस ई सी माइनस 3C बटे में क्यू। दिस इज यूनिक सिमेट्रिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम। पेपर वाला कहेगा फाइंड यूनिक सिमेट्रिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम, हैंस प्रूव्ड, खत्म कहानी।
राइट जी। अब ये तो था कूर्नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू फर्म्स, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं देयर आर n फर्म्स इन द मार्केट। अगर मेरे को इस नोटेशन को जनरलाइज रिजल्ट में जाना है तो क्या करूंगा, जनरलाइज एज इन आई एम सेइंग डेरिवेशन ऑफ n फर्म्स, इसी को आई एम कन्वर्टिंग इन n फर्म्स। दो था ना, अगर n में ले ले तो तब कैसे होगा, बहुत आसान स्टेप है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे अभी बनाया वैसे ही बनाएंगे। स्टेप 1, आर मॉडल सेटअप, दैट इज इनवर्स डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू a माइनस क्यू। अब nth फॉर्म है, अभी तक दो थे तो हम क्या लिख रहे थे, q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना जी। अब क्या लिखेंगे, इट इज़ a माइनस समेशन 1 से लेके nth तक, जैसे आप APGP सीरीज में लिखते थे, QI प्रोवाइडेड a इज द इंटरसेप्ट विच इज मोर देन 0, है ना जी। प्रॉफिट फंक्शन क्या बनेगा फर्म आई का, प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म आई ऑफ इट्स ओन, माइनस का मतलब उसके अलावा बाकी सारे, उसकी अपनी कॉस्ट, विल बी इक्वल टू पी क्यू माइनस सी आई इंटू में क्यू आई। अब आप इसको यहाँ पे डाल दो, पी क्यू की वैल्यू आपके पास आई तो इसको यहाँ डाल देते हैं, कितना आएगा ये, ए माइनस क्यू आई माइनस समेशन जे नॉट इक्वल टू 1 क्यू जे माइनस सी आई इंटू में क्यू आई, राइट जी। क्योंकि nth फॉर्म तक की बात है ना, तो मतलब 1 को छोड़ के सारे, जे नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1 ली थी हमने, आई का मतलब फर्म 1 है वो, तो फर्म 1 के लिए अगर मैं प्रॉफिट फंक्शन बना रहा हूँ तो मतलब वो सारे आ गए, समेशन का मतलब 1 के अलावा सारे, इसलिए जे लिखा फॉर ऑल वैल्यूज बट नॉट 1, 2 3 4 nth फर्म, भाई जितने भी फर्म है मार्केट के अंदर, 10 है 20 है 50 है, सबके लिए कॉमन रूल होल्ड करेगा। क्लियर जी, ये बात हमने डिफाइन कर दी, ये हम खुद बता रहे हैं पेपर वाले को। एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ एनी अदर फर्म will be mu is equal to expected value of q cj. Now we are saying since there are n minus 1 firms, मतलब एक फर्म के लिए निकाल रहे तो उसको छोड़ के n minus 1, so the expected total output of others, बाकी सारी फर्म का कितना होगा, of firms total output that is represented by s which is n minus 1 into में mu, बाकी सारी फॉर्म्स है ना तो 1 को छोड़ के बाकी सारे n minus 1 into mu, so therefore I can say, ये तो था एक्सपेक्टेड टोटल आउटपुट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या बनेगा फर्म आई का, विल बी पाई आई इज अ फंक्शन ऑफ its own quantity and its own cost, it is a minus qi minus s का मतलब आउटपुट ऑफ ऑल दी फर्म्स, ये थोड़ा डेल लग गया होगा आपको, ये s है जी, माइनस सी आई इंटू में क्यू आई, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन फॉर द फर्म आई इन द केस ऑफ nth फर्म। अब वी आर सेइंग सिमेट्रिक इक्विलिब्रियम कंडीशन विल होल्ड, और इसका मतलब क्या है, द एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ अदर्स। मतलब भैया म्यू की वैल्यू, एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटपुट किससे रिप्रेजेंट है, म्यू से, किसके बराबर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ अदर्स क्यू सी, जो बात अभी हम लिख रहे थे इतनी देर से, ये क्यू सी, ये लिखा था म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्यू सी, यहाँ भी तो वही लिखा है सेम बात, एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटपुट जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक्सपेक्ट कितना होगा,
इन रियलिटी वाला उसका किसके बराबर हो, ऑफ अदर्स, अदर्स मतलब बाकी सारे फॉर्म्स। राइट जी। अब म्यू इज इक्वल टू ई क्यू सी है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिख के एक बार, म्यू इज इक्वल टू ई क्यू ऑफ सी, है ना। तो क्या बनेगा ये आपका, म्यू इज इक्वल टू ई क्यू सी की वैल्यू क्या थी हमारी, क्यू सी की वैल्यू क्या थी, क्यू सी की वैल्यू दैट इज ए माइनस सी माइनस एस, ये वाली, दिस वन। अच्छा ये हमने निकाली नहीं, ओ हाँ, पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट नहीं किया ना, तो एक्सपेक्टेड इसकी पहले हम डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल देते हैं। कितनी आएगी ये, क्या था आपका पाई फंक्शन, पाई फंक्शन है ए माइनस क्यू आई माइनस एस माइनस सी आई इंटू में क्यू आई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल पाई आई फॉर द क्यू आई वैल्यू इट विल बी ए माइनस टू क्यू आई माइनस एस माइनस सी आई बराबर ज़ीरो। तो क्यू आई कितना बना आपका, क्यू आई बना ए माइनस सी माइनस एस अपॉन में टू, है ना। अब आपके पास किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं एस की वैल्यू इंसर्ट कर दूँ, प्रोवाइडेड एस की वैल्यू क्या थी, n माइनस वन इंटू म्यू। नाउ आई कैन पुट ए माइनस सी माइनस एस की वैल्यू कितनी है, n माइनस वन इंटू म्यू अपॉन टू। ये आ गई एस की वैल्यू, ये आ गई क्यू आई की वैल्यू। मतलब फर्म आई का आउटपुट कितना होगा, वो डिफरेंशिएट करके आएगा। राइट जी। अब हम यहाँ लिख देते हैं क्यू सी। अब मेरे पास इसकी वैल्यू है, नाउ आई कैन सॉल्व दिस। सो म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये पूरा ए माइनस सी माइनस एन माइनस वन इंटू में म्यू अपॉन में टू, एंड वी हैव, इसको सॉल्व कर दो, टू म्यू विल बी इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू में म्यू माइनस में सी। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, ए माइनस सी अपॉन में एन प्लस वन। सो ये म्यू की वैल्यू आ गई जी। पहले क्यू आई निकाला, एस निकाला, जो पूरा टोटल आउटपुट है उसको हमने इंसर्ट कर दिया इसमें। दिस पूरा इस बराबर एस की वैल्यू के, क्यू सी बराबर एस, सॉल्व करके टोटल आउटपुट म्यू आ गया कितना होना चाहिए। एक बार तो देखो यार, सॉल्व करना पड़ेगा खुद, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऐसे ही समझ आ जाएगा। एक बार आपको पूरा करना पड़ेगा तब जाके आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल जनरल नोटेशंस है इसलिए। नाउ इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी फॉर सी, वो कैसे बताएंगे, पुट म्यू की वैल्यू दैट इज क्यू सी इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस एन माइनस वन इंटू में म्यू अपॉन टू। यही था ना आपका क्यू सी, ये रहा क्यू सी। अब आप यहाँ पे क्या करो, म्यू की वैल्यू डाल दो, कितनी आ रही है, ए माइनस सी माइनस एन माइनस वन, म्यू कितना आपका ए माइनस सी अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू। इसको सॉल्व कर दो जी, तो डैट कम्स टू बी कितना, क्यू सी आपका आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में सी माइनस एन प्लस वन इंटू में सी बटे में टू एन प्लस वन। सो दिस इक्वेशन, ये क्या है, दिस इज नोन एज Bayesian Nash equilibrium
output function. It is known as Bayesian-Nash equilibrium output function in the case of nth firm. जब कितनी फर्म्स है, nth फर्म्स है मार्केट में. राइट जी. तो ये आपका QC की वैल्यू आ गई. देखो यार, जैसे हमने यहाँ निकाला था QC, दिस वाज इन द केस ऑफ टू फर्म्स, दैट इज नोन एज यूनिक सिमेट्रिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम. ये दो फर्म का केस था. ये nth फर्म का केस है कि nth फर्म है तो क्या होगा. अब ऐसी क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द IIT जैम IIT गेट. उसमें क्या होता है, मैं आपको उसका एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ अभी कि वहाँ पे कैसे पूछता है. पेपर में सेमेस्टर 5 में कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है, डिराइव करके दो ये सब. अब इसका एक इंटरप्रिटेशन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 2 मिनट का और काम है. द फर्म्स विद लोअर कॉस्ट विल प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट, है ना जी. एंड एज नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेस, तो क्या होगा भाई, जब फर्म बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं. बेसिक बात. थर्ड, हायर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ अदर्स, दैट इज EC, ये जो हम लिख रहे थे C की वैल्यू, विल रिड्यूसेस द आउटपुट. अगर ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये वाली ये बढ़ेगी दूसरों की तो फिर आउटपुट कम होगा. सो दीज आर द 3 स्टैंडर्डाइज नोटेशंस. अब एक टेबल बना लेते हैं हम छोटी सी, जिसको हम समराइज कर देंगे सारा जो जो अभी हमने nth फॉर्म में पढ़ा. दैट इज कंसेप्ट एंड उसका एक्सप्रेशन. डिमांड फंक्शन क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, मॉडल सेटअप करना. A माइनस क्यू. पे ऑफ क्या आएगा, nth फॉर्म का केस है ये सारा, ये बात का ध्यान रखना भाई. पे ऑफ कितना था, प्रॉफिट ऑफ फर्म I विल बी इक्वल टू A माइनस QI माइनस समेशन J नॉट इक्वल टू 1 QJ माइनस CI इंटू में QI. बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे निकाला था, मतलब QI विल बी इक्वल टू A माइनस CI माइनस n-1 इंटू में म्यू बटे में 2. एक्सपेक्टेड ओपोनेंट आउटपुट, दूसरे वाले का आउटपुट का कितनी वैल्यू थी एक्सपेक्टेड, मतलब म्यू से रिप्रेजेंट थी, A माइनस C अपॉन n+1. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, वो कितना है, QC इज इक्वल टू, ये जो अभी हमारे पास इक्वेशन आई, दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट. सेम चेप देते हैं, मेरे पास तो लिखा हुआ है यहाँ, अभी तो सॉल्व किया से. 2A प्लस n-1 C माइनस n+1 इंटू में C बटे में 2n+1 एंड सॉरी नज़र नहीं आ रहा. रैशनलाइजेबल स्ट्रैटेजी, रैशनलाइजेबल स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या है आपकी, इट इज यूनिक, दैट इज इक्वल टू बेजियन नैश इक्विलिब्रियम. सो कैन आई से वन थिंग कि मतलब कूरनॉट गेम इज अ कूरनॉट गेम इज अ फॉर्म ऑफ यूनिक बेजियन नैश इक्विलिब्रियम. इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देखो हमने कितनी राम कथा यहाँ पे करी है, सारी जन्म पत्री बनानी पड़ी है यहाँ पे, लग्न कुंडली क्या है, बाकी कुंडलियाँ क्या है,
सारी कुंडलियाँ बनानी पड़ी है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट, जो हमारे जोल वॉटसन जी ने एक शब्द लिख दिया, डेमोन्स्ट्रेट दैट कूरनॉट गेम इन दिस चैप्टर द ओनली रैशनलाइजेबल स्ट्रैटेजी। यही बात किया भाई, देखो रैशनलाइजेबल स्ट्रैटेजी, जो शब्द उसने बोला है ये रहा। पल्ले पड़ गई जी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशानी तो खैर हुई होगी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, नहीं हो। अगर नहीं हुई तो यार बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैंने आपको सारी चीज़ें वन गो में समझा दी। बट एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये सब। हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये नोट कर ले बाकी सारे। 1 मिनट। भाई पूछ रहा है वो जो IIT वाला जो आप न्यूमेरिकल बता रहे हो, ज़रा एक उसका डेमो दिखाना, क्या था? देखो दिखाता हूँ जी, इसके पीछे कर दूँ, मेरे को ना थोड़ा वो चाहिए था फ्रेश में पेज, यहाँ कर देता हूँ ताकि मैं आपको ना ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी दिखा पाऊँ कि मतलब ये कैसे यूज़ हो रही है। देखो क्या था वो, कहता है इंटरसेप्ट है 100, ठीक है, देयर आर 3 फर्म्स, n की वैल्यू 3 है, तीनों की कॉस्ट पता है, एक की कॉस्ट है 10 रुपये, दूसरे फर्म की कॉस्ट है 20 रुपये, तीसरे फर्म की कॉस्ट है 30 रुपये। ये पेपर वाले ने इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ तो खैर पैराग्राफ में थी, मैंने आपको मोटा मोटा समराइज कर दिया। गिवन में क्या है, इंटरसेप्ट दैट इज ए वो 100 है, n की वैल्यू 3 है, C1 10 है, दूसरे फर्म की कॉस्ट 20 है, तीसरे फर्म की कॉस्ट 30 है। ओके जी, अब हमें क्या बताना है, कहता है आउटपुट बताइए कितना है। अन एक और बात दे रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट। इसको कई बार वो ना सी बार से भी लिखता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर कहीं पे सी बार लिखा है, मतलब वो EC की वैल्यू है, वो गिवन है 20। अब हमने अभी बोला भाई जब भी 2 फर्म से ज़्यादा होती है तो आपका QC कैसे आता है बताओ? जब भी 2 फर्म से ज़्यादा होती है मतलब nth फर्म, ये वाला QC आप यूज़ करते हैं। कितना QC आपका? 2A प्लस, लिख दूँ मैं यहाँ कॉपी करके, 2A प्लस n-1 इंटू में C माइनस n+1 इंटू में C अपॉन 2n+1। अब देखो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा इक्विलिब्रियम आउटपुट का तो ही तो आप निकाल पाओगे ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे? ये तो हमने डिराइव करके देखा कैसे आया, बट एंट्रेंस में क्या था, आपको डिराइव नहीं करना, आपको तो ये रटा हुआ होना चाहिए कि भाई क्या होता है, उसने वही दे दिया। अब सॉल्व कर दो, A की वैल्यू कितनी है 100, n कितना है 3 है, C बार मतलब ये C की वैल्यू दैट इज 20। अब आप डाल दीजिए कितना आता है, ये सॉल्व करके देख लो यार, जितना भी आएगा वो आपका QC बन जाएगा, है ना, जितना भी आएगा वो आपका QC बन जाएगा। अब हमारे पास एक टेबल बना लेते हैं, कॉस्ट है, आउटपुट है, QC इज इक्वल टू समथिंग एंड उसकी एक इंटरप्रिटेशन है। जहाँ तक मुझे आइडिया है वो बात आप एक बार चेक कर लेना कितना आता है। अब मैं फर्म 1 की डालता हूँ, कॉस्ट कितनी है, C1 10 है, C2 कितना है 20 है, C3 कितना है 30 है। जो भी आपका ये QC बनेगा वो बनेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ C, मतलब कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये आता है 20 माइनस 0.5 CI, है ना, C के कॉन्टेक्स्ट में मतलब I लगा दिया क्योंकि ये तो आपका इन जनरल आ रहा है। अब हम इसे फर्म पे लेके जाते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे CI की जगह आप 10 डाल दो, फिर 20 डाल दो, फिर 30 डाल दो, ठीक है। ये C बार है, दिस इज C बार, दिस इज C, मतलब CI जो आपका बनेगा। ठीक है जी, ये जो भी बनेगा मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर लेना आप। मैं बस आपको ये बात बताना चाह रहा था, यहाँ पे जो वो इंटरप्रिटेशन वाला था वो ये था, जैसे देखो एक की कॉस्ट कम है, एक की मॉडरेट है, एक की उससे ज़्यादा है, तो जो लोअर कॉस्ट है, लोअर कॉस्ट फर्म दैट विल प्रोड्यूसेस मोर ऑफ आउटपुट, है ना, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो जब आप यहाँ पे आउटपुट निकालोगे, यहाँ पे 10 डालना मतलब 10 का आधा, ये 5 15 आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, तो देखना इसका ज़्यादा आना चाहिए, तीनों में सबसे ज़्यादा इसका आना चाहिए, इसका मॉडरेट रहेगा, इसका कम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डैट विल प्रोड्यूसेस लो आउटपुट, ठीक है, हायर द कॉस्ट लेसर द आउटपुट। और ये कैसी फर्म है, इट इज़
average cost firm. It is average cost firm. सो ये था, उसमें से हमसे इंटरप्रिटेशन पूछ रहा था कि बताओ एक पेयर बना के कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों का आउटपुट दे दिया 1 2 3 4 एंड साथ में इंटरप्रिटेशन को मैच करना था कि किस पे मैच करती है. सो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये काम तो तब भी आप कर पाओगे ना जब आपको ये इक्वेशन पता होगी. अगर ये इक्वेशन ही ना पता होती तो मैं यहाँ पे आता कैसे, मैं ये कॉस्ट कैसे इंसर्ट करता. मेरे को ईसी नहीं पता होता, मुझे इंटरसेप्ट, चलो इंटरसेप्ट तो पता ही होता है, P इज इक्वल टू A माइनस क्यू है, बट ईसी की वैल्यू सी बार जो है ये 20 है, ये क्या बताना चाह रही है, N3 है तो कैसे होल्ड करेगा. सो दैट वाज द क्वेश्चन. राइट जी, मैंने आपको देखो जनरल केस भी करवा दिया, डिराइव भी करके दिखा दिया, ये फाइनल वैल्यूज़ कैसे आती है जो यहाँ पे लिखा, ये फाइनल वैल्यूज़ की डेरिवेशन भी हमने देख ली है ना. दिस इज़ द डेरिवेशन जो अभी हमने किया nth फॉर्म का. और इससे पहले मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर 2 फॉर्म है तो क्या होगा, ये वाला पेज, व्हेन देयर आर 2 फॉर्म्स टू फाइंड आउट द बेसियन कूर्नोट-नैश इक्विलिब्रियम. और उससे पहले ये क्वेश्चन 7 जो था. सो यहाँ पे हमारी कथा हो गई है जी समाप्त. इसको आप आराम से एक बार पॉज करके तसल्ली से फ्री माइंड होके देखना जी, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए. एंड इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, इतना ही, बाकी सारी वही सेम बातें हैं. सो वी आर एंड विद दिस चैप्टर. इसके आगे का तो इसमें कुछ है नहीं. क्लियर जी. सो दिस इज़ योर प्योर चैप्टर 26 ऑफ Bayesian-Nash equilibrium and rationalizability. Okay, good night, best of luck for the exams, take care, Jai Mahakal.